फरवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है। मोदी लगातार पब्लिक के बीच जा रहे हैं। राहुल ब्रेक पर जाने वाले हैं। इसी बीच आज राज्यसभा का चुनाव भी हो रहा है। अखिलेश की टेंशन बढ़ गई है। मनोज पांडे का इस्तीफा हो गया है। पल्लवी पटेल की भी अखिलेश से कहासुनी हो गई है। बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। जबरदस्त क्रॉस वोटिंग है। उधर ममता बनर्जी की पार्टी संदेश खाली में पूरी तरह फंस गई है। महिला वोट हाथ से निकलता दिख रहा है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इसी हफ्ते जेल जाने का डर भी सता रहा है। अगले महीने चुनाव की तारीखें आने वाली है, तो चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 2024 का स्कोर कार्ड क्या कहता है, ये आपको इस रिपोर्ट में बता देते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने विजय पथ है या अग्निपथ? मई में क्या रिजल्ट आएगा, मोदी को फरवरी में ही कैसे पता है? क्या नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म 100% कंफर्म है? प्रधानमंत्री डायरेक्ट पब्लिक के बीच है। मोदी को देश का मूड समझ आ गया है। अगर मोदी के विरोधियों को रिजल्ट पर शक है, तो मोदी के चुनावी कोड को डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री जी जान लगाकर क्या कर रहे हैं? 543 सीटों का चुनाव है। मोदी ने 554 स्टेशन का भूमि पूजन कर दिया। अब आगे क्या करेंगे? मोदी के दिमाग में वैसा कुछ नहीं चल रहा जो राहुल, सोनिया, केजरीवाल या अखिलेश यादव सोच रहे हैं। मोदी 56 मिनट बोलते हैं, लेकिन एक बार भी विरोधियों का नाम नहीं लेते। जानते हैं क्यों? क्या मोदी का कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है? अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी सच में 400 सीट जीत जाएंगे। मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा कि जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है और यह गारंटी 5 साल तक चलेगी? जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेता है। मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि अगले 5 साल सरकार टांग नहीं अड़ाएगी? बाकियों की जो टांग अड़ाने वाला सरकार की आदत है ना, मैं उसके खिलाफ 10 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं और आने वाले 5 साल में तो पक्का करके रहूंगा। मोदी ने देश को यह क्यों समझाया कि अब छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े सपने देखने का वक्त आ गया है? आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। मोदी ने जून के महीने से अपने तीसरे टर्म की गारंटी किस कॉन्फिडेंस से दी? मोदी ने क्यों कहा कि तीसरे टर्म का काम अभी से स्पीड पर चल रहा है? अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। मोदी का ये कॉन्फिडेंस देखकर विरोधी भी हिले हुए हैं। मोदी नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कल मोदी ने समंदर के अंदर डूबी श्री कृष्ण की द्वारिका का दर्शन पूजन किया। इसके लिए मोदी द्वारका के समंदर में उतरे। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। पूरी दुनिया में मोदी के इस साहस की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन मोदी के लिए यह साहस से ज्यादा श्रद्धा का सवाल था। मेरे लिए
साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी श्रद्धा नजर नहीं आई, कालीन नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी ने समंदर में जब श्री कृष्ण की इस द्वारिका के दर्शन किए तो वो वहीं अंदर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। लेकिन कांग्रेस को इसमें मोदी की आराधना या ध्यान नहीं, उनके नीचे कालीन नजर आया। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने बहुत स्मार्टली ट्विटर पर कालीन भैया लिख दिया। कालीन भैया मिर्जापुर नाम की एक वेब सीरीज में एक्टर पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर का फेमस नाम है, जो एक गुंडे की भूमिका में होते हैं। इसीलिए पवन खेड़ा ने इसी कालीन भैया के कैरेक्टर नेम को प्रधानमंत्री की समंदर के अंदर वाली इस तस्वीर में बहुत चालाकी से फिट कर दिया। जिस पार्टी के लिए पवन खेड़ा काम करते हैं, उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव के साथ यूपी के मुस्लिम मोहल्लों को नाप रहे हैं और इसी यादव कुलवंश का सबसे बड़ा नाम भगवान श्री कृष्ण का है, जिनकी आराधना के लिए प्रधानमंत्री मोदी बाकायदा मोर पंख लेकर समंदर के अंदर गए थे। और इसी मोर पंख पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए हैं। मोदी ने वो मोरपंख समंदर में श्री कृष्ण को समर्पित किया था, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोरपंख उगेगा कि नहीं। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೀತದೋ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೀತದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ. कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर पहले ही अपना बहुत ज्यादा सियासी नुकसान करा चुकी है, जिसका खामियाजा उसे आने वाले लोकसभा चुनावों में जरूर भुगतना पड़ेगा। एक बार फिर कांग्रेस मोदी की श्री कृष्ण आराधना का अपमान कर रही है। अयोध्या और द्वारका के बीच में भले ही दूरी 1745 किलोमीटर की हो, लेकिन दोनों जगहों में एक चीज और कॉमन लगती है, और वो है कांग्रेस की आस्था का सवाल, जो कहीं नजर नहीं आती। कांग्रेस अभी तक ये समझ नहीं पा रही है कि वो मोदी को जितने अपशब्द कहेगी, जितनी गाली देगी, मोदी उतने ही मजबूत होंगे। यह सिलसिला 2007 से चल रहा है और तब से अब तक मोदी लगातार जीतते आ रहे हैं और कांग्रेस हार रही है। 2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा और कांग्रेस गुजरात विधानसभा का चुनाव हार गई। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाला कहा, लोकसभा का चुनाव हार गए। 2014 में ही राहुल गांधी ने मोदी को जहर की खेती करने वाला कहा और लोकसभा चुनाव हार गए। 2016 में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को एक बार फिर नीच और असभ्य कहा और कांग्रेस गुजरात विधानसभा का चुनाव हार गई। 2016 में ही राहुल ने खून की दलाली करते हैं मोदी कहा और वो अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हार गए। 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा और वो लोकसभा का चुनाव हार गए। 2023 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप जैसे हैं मोदी ये कहा और कांग्रेस की दुर्गति बहुत से राज्यों में हो गई। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। मोदी को गाली देने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कई बार तो मोदी खुद गिना चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी के विरोधी उन्हें और ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं। मोदी के लिए आस्था के साथ साथ विकास भी महत्वपूर्ण है, जबकि विरोधियों को मोदी विरोध के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यूपी में राहुल और अखिलेश दोनों एक दूसरे के भरोसे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश भी नहीं गए थे। दोनों को लग रहा है कि मुस्लिम वोट एकजुट हो गए तो वो बीजेपी को हरा देंगे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि यूपी में मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार है, जहां योगी का गवर्नेंस का मॉडल रोज मजबूत हो रहा है। और यही वजह है कि यूपी के कानपुर में योगी ने अडानी की डिफेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अडानी की कंपनी अब सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे हथियारों से लेकर तोप गोला तक बनाएगी। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी के जमाने में कांग्रेस को 400 सीटें मिली थी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, 44 पे ले आए थे, फिर 52 मिली। और उस जमाने में 1984 में 85 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक हारी थी कांग्रेस, बागपत चौधरी चरण सिंह जी वाली, और 84 जीती थी। राहुल गांधी जी के जमाने में सिर्फ एक जीत पाई रायबरेली, और मतलब अब 80 सीटें हैं तो 79 हार गए। कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में
भैया यानी राहुल गांधी जी, बबुआ आप सभी समझते हैं, और बुआ जी। भैया, बबुआ और बुआ जी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। विरोधी पूछते हैं कि मोदी ने 10 साल में क्या किया। आरोप लगाते हैं कि मोदी ने देश बर्बाद कर दिया, जबकि मोदी पूरा का पूरा हिसाब बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने पिछले 10 सालों में देश को घोटालों से बचाया है और इसी वजह से देश तरक्की के नए आयाम छू रहा है। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोदी जो बात कर रहे हैं वो पूरे देश को दिख रही है। इसी वजह से मोदी तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी के विरोधियों ने उन पर ऑल आउट अटैक शुरू कर दिया है। वो हर पैंतरा आजमाना चाहते हैं, हर कोशिश करना चाहते हैं। जैसे केजरीवाल ये तो कह ही रहे हैं कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं, लेकिन अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आयुष्मान भारत के नाम पर घोटाला हो रहा है। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत।